Students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 10, following the Mahatma Part 2. Let's continue on page number 80. अब हम बात कर लास्ट हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फेल हुआ था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में एक एक्ट बनाया गया था जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट दैट। The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned out to be inadequate and disappointing for the nationalists. जो ये एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो सेकेंड फेज था। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो भी हमारे संविधान में बदलाव लाना था उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, बट ये भी फाइनली डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लोगों को नाराज़गी रही क्योंकि ये भी सीक्वेंस के साथ काम नहीं हो रहा था। According to Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad, the degree of autonomy introduced at the provincial level was quite limited. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मतलब जो पावर दिया जाता है प्रोविंशियल लेवल पे वो बहुत ही कम था, लिमिटेड था, जिसको इंडियंस को नहीं दिया जा रहा था। द प्रोविजनल गवर्नर्स रिटेन इम्पॉर्टेंट रिजर्व पावर। जो भी प्रोविजनल गवर्नर्स का जो पोस्ट था, जो मेन पोस्ट थी, हायर पोस्ट थी, उसको पहले से रिजर्व्ड किया गया था। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यूज़ करते थे। एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ऑल्सो रिटेन अ राइट टू सस्पेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इनफैक्ट उसके साथ साथ ब्रिटिश अथॉरिटी के पास इतना पावर था कि वो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर जो भी हो, जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसको कभी भी रेस्टिगेट कर सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे, तो उनके पास इतना पावर था। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया वर गिवन अ वेरी लिमिट अथॉरिटी। जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया के, जो भी एक्ट में थे, उनको बहुत ही कम पावर मिली गई थी, अथॉरिटी उनके पास इतनी नहीं थी, ना वो अपना डिसीजन कुछ भी ले सकते थे। तो दिस वॉज अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन। तो ये चीज़ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव को लग रहा था कि ये हमारी उम्मीद जो उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसके अगेंस्ट है। एज पर द एक्ट इलेक्शंस वर हेल्ड। एक्ट के बेस पर इलेक्शंस हुए थे। गांधी जी सजेस्टेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेचर ओनली if it is guaranteed that the governor would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provincial ministers। अब इस एक्ट के इलेक्शन हुआ। फाइनली गांधी जी ने सजेस्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक फेडरल लेजिस्लेचर बनाएंगे, एक शर्त पे बनाएंगे, अगर जो ब्रिटिश गवर्नर्स के जो भी हेड है वो लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, और दूसरा जो भी इलेक्टेड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है वो लोग इस एक्ट के बेस पर काम करें। जो एडवाइस इस एक्ट के थ्रू दी जाए तो प्रोविंशियल मिनिस्टर उसी बेसिस पे काम करें। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी agreed with certain clarifications and Congress and Muslim League formed the federal legislature। जो वाइसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और जो नेशनल सेक्रेटरी थे इंडिया के, जो दूसरे मेंबर्स भी थे, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ इस शर्तों को मान लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी माना और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल लेजिस्लेचर स्टार्ट किया। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्वराज कंटिन्यूड फॉर 2 years। और ये एक्सपेरिमेंट जो आज़ादी पाने के लिए ये सब मेहनत की जा रही थी वो उसके बाद, इस एक्ट के बाद और 2 साल तक चला। फाइनली व्हेन द वर्ल्ड वॉर second broke out in the year 1939, the British government declared India a part of it without consulting the federal legislature। Finally 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया एक उसी का हिस्सा है, लेकिन
बिना कोई सजेशन के, ना कंसल्ट किया, ना एडवाइस ली फेडरल लेजिस्लेचर से, जो भी मेंबर्स थे ना उनसे पूछा ना एडवाइस ली, और इंडिया को एक अलग हिस्सा बता दिया और डिक्लेयर कर दिया। एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट द कमिटीज रिजाइन, क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया, ना सलाह ली गई, ना मशवरा किया गया, उस वजह से प्रोटेस्ट करते हुए जो भी कमिटीज मेंबर्स थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। अब हम बात करेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। जैसे हमने देखा कि इंडियंस को, इंडिया को एक अलग हिस्सा बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पर जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो पाकिस्तान को अलग एक कंट्री करने के लिए डिमांड रख रहे थे। Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindus and Muslims should form two separate nations as they represented two different cultures। जो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली, उन लोगों ने लीडर ने मिलकर प्रोपोगेट किया कि हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने एक बात रखी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग रिलीजन को प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनकी दो कंट्री सेपरेट नेशंस होना ज़रूरी है। The resolution of demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940। फाइनली एक रेजोल्यूशन बनाया गया और डिमांड रखी गई पाकिस्तान को अलग करने के लिए मुस्लिम लीग सेशन में, जो मीटिंग हुई थी लाहौर में मार्च 1940 में। It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population। उसमें एक सजेशन रखा गया कि एक ऐसा नेशन बना दो, एक ऐसी कंट्री बना दो, इंडिपेंडेंट कंट्री जिसमें मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन हो, और उसको नाम दे दिया जाए पाकिस्तान। आफ्टर दिस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। और ये चीज़ होने के बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके लिए पाकिस्तान को एक अलग कंट्री इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो लोग, मेन उनका एक मोटिव था, ये मकसद बन गया था। Maulana Azad was born in Makkah. He knew many languages and was a scholar ऑफ इस्लाम। यहाँ पर हम मौलाना आज़ाद के बारे में बात करेंगे, जो मक्का में बॉर्न हुआ थे। उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी और वो इस्लाम के स्कॉलर थे, यानी उनको इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ही एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ की एडवाइस दी कि हर रिलीजन सेम है और हमें यूनिटी में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन गांधीयन मूवमेंट्स। वो हमेशा गांधी जी की हर चीज़ को फॉलो करते थे, वो हमेशा एक्टिव रहते थे कि किस तरीके से गांधी जी काम कर रहे। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 81 इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह मीन्स सिंगल सत्याग्रह। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप अकेले करो, तो ये एक इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 में। लेट्स सी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ द मास सत्याग्रह फॉर टू रीजन। गांधी जी ने जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया मास सत्याग्रह करने के बजाय। उसके पीछे दो रीज़न थे। मास सत्याग्रह मतलब ग्रुप में आपको सत्याग्रह करना है, बट गांधी जी ने इसके बजाय इंडिविजुअल सत्याग्रह करवाया। उसके पीछे दो रीजंस थे। लेट्स सी। वन, देयर वर चांसेस ऑफ इट टर्निंग इनटू अ वायलेंट मूवमेंट। एक पहला तो ये था कि अगर ग्रुप में सत्याग्रह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हो सकता है लोग वॉयलेंट हो जाए, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब हो सकती थी। सेकेंड था कि गांधी जी वॉज नॉट विलिंग टू पुट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनटू अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ड्यूरिंग द वॉर। और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि जो वॉर हो रहा है उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जिससे उनको तकलीफ हो। गांधी जी सिलेक्टेड विनोबा भावे एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। गांधी जी ने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पहला अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे को बनाया। विनोबा भावे स्टार्टेड इज सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एंटी वॉर स्पीच। उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया, वो एंटी वॉर स्पीच बोल रहे थे। जो भाषण दे रहे थे वो एंटी वॉर थी, मतलब वो समझा रहे थे कि बिना लड़ाई झगड़े भी हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं।
On the fifth day, he was arrested by the government as was put in prison for 3 months. जब फर्स्ट डे उन्होंने स्टार्ट किया सब अच्छा गया, बट फिफ्थ डे को उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और जेल कर दी 3 महीनों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि वो अपने भाषण से, अपनी स्पीच से लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं और हो सकता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए। Vinoba Bhave's basic inclination was towards constructive program right from the beginning. विनोबा भावे का जो बेसिक चीज़ था वो उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया था कि जो भी हो सके हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना है। वेरी बिगनिंग स्टार्ट से ही उन्होंने ये सोच लिया था। Hence, Gandhiji had a deep faith in him as a सत्याग्रही with high values. गांधी जी को विनोबा भावे पे बहुत डीप फेथ था, बहुत भरोसा था। उनको पता था कि जिस तरीके से उनके जो वैल्यूज़ है वो एज अ इंडिविजुअल सक्सेस सत्याग्रह हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे।